हेलो एवरीवन। आज का अपना एलक्यू है एसी इनहिबिटर्स के बारे में। उसका मोड ऑफ एक्शन बताना है, थेरापेटिक यूज़ बताना है, एडवर्स इफेक्ट बताना है, इंडिकेशन बताना है और ड्रग जो है उसका ड्रग का इंट्रैक्शन बताना है, ड्रग का इंट्रैक्शन क्या होगा और कॉन्ट्राडिक्शन बताना है। ठीक है, एक अपना क्वेश्चन था जो एक ऐसे क्यों था, इनालाप्रिल का फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर यूज़ इन सी एच एफ। तो हम क्या करेंगे, सी एच एफ को जो है स्पेशल करेंगे, मतलब अलग से पढ़ेंगे सी एच एफ को उसको। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट एसी इनहिबिटर का। आर क्लास ऑफ ड्रग यूज इन अ सीवीएस एंड रीनल डिसीज, मतलब रीनल डिसीज में और कार्डियोवास्कुलर डिसीज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है हमको पता है। इनालाप्रिल, जिसमें भी आखिर में प्रील आता है, वो क्या होता है, एसी इनहिबिटर होता है। ठीक है, ब्लॉक द एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या काम होता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करने का। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 जो है कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 मतलब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 का जो है लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अल्डोस्टेरोन मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बेसिकली वेसो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, देन अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी नहीं होंगी और सोडियम का रिटेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा मतलब क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ब्रेडिकाइनिन का भी मेटाबॉलिज्म करता है। अगर हमने उसको इनहिबिट कर दिया तो ब्रेडिकाइनिन का भी मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं, तो ब्रेडिकाइनिन क्या हो जाएगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्रेडिकाइनिन अ वेसोडाइलेटर, एसी इनहिबिटर ऑल्सो इनहिबिट्स ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, यानी जो ब्रेडिकाइनिन है उसका मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, वो रोक देगा। ठीक है, और ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, वेसोडाइलेटर होता है। ब्रेडिकाइनिन की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमको एंजियोएडिमा और कफ होता है। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, यानी सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, आफ्टर लोड कम हो रहा है। आफ्टर लोड मतलब क्या, कि जो अब देखिए ना, ब्रेडिकाइनिन भी क्या कर रहा था, वेसोडाइलेटर कर रहा था। हमारा एंजियोटेंसिन 2 क्या था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, तो उसका लेवल कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। तो वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, एक तो भाई बीपी कम हो जाएंगी। सेकंड, जो वेसल मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे, यानी जो वेसल कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वो क्या हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं। डायलेट हो रहे हैं तो मतलब इजीली ब्लड फ्लो हो जाएगा, यानी जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्रिक्शन की क्या होगा, ब्लड इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, देन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, यानी अगर एंजियोटेंसिन 2 से एल्डोस्टेरोन वो बनेगा ही नहीं तो सोडियम का रिटेंशन और वाटर का रिटेंशन होगा क्या, नहीं होगा। इसकी वजह से जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देन अब हम उसका थेरापेटिक इफेक्ट देखते हैं, थेरापेटिक यूजेस देखते हैं क्या है। पहला है हाइपरटेंशन। ओके, अब हाइपरटेंशन में क्या होगा कि हमने चाहते कि भाई हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा काम करे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर मतलब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी जो है कार्डिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हमने चाहते कि ब्लड हमारा मतलब हमारा हार्ट और काम करे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है वो कम करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम कैसे कम करेंगे, सोडियम और वाटर का जो है एक्सक्रीशन करके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इनालाप्रिल को उसको यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन में। देन हार्ट फेलियर में क्या करते हैं, इंप्रूव सर्वाइवल बाय डिक्रीजिंग आफ्टर लोड एंड प्री लोड, यानी क्या, जो हमारा रेजिस्टेंस था, यानी हमने क्या किया, वेसल्स को डायलेट कर दिया। वेसल डायलेट होने की वजह से जो हार्ट के ऊपर जो काम करने की मेहनत थी, यानी जो ब्लड पंप करने का वो काम था, हमने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, यानी आफ्टर लोड प्री लोड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, पोस्ट एम आई, यानी जो एम आई के बाद जो करना है हमको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, प्रिवेंट वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग एंड डिक्रीजिंग मोर्टिलिटी, यानी क्या, जब अल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है ना, तो अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन की वजह से हमारे वेंट्रिकल समझो रीमॉडलिंग, मतलब हमको क्या करना है, वेंट्रिकल की रीमॉडलिंग को रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्डोस्टेरोन को सिक्रीट होने से रोकना पड़ेगा। तो इनालाप्रिल क्या करता है, ये जो प्रिल्स वाले जो एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं होने देते, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होगी क्या, नहीं होंगी। ओके, तो वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग नहीं होगी तो मोर्टिलिटी भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, स्लो प्रोग्रेशन ऑफ रीनल डिसीज बाय रिड्यूसिंग इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, यानी क्या होगा, अगर हमने वाटर को और सोडियम को रिटेन ही नहीं किया, मतलब एक्सक्रीट हो रहे, वो एक्सक्रीट क्यों हो रहे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेफ्रोपैथी वो है तो उसका क्या हो जाएगा, स्लो प्रोग्रेशन हो जाएगा रीनल डिसीज़ का, किसकी वजह से, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम होने की वजह से। ठीक है, देन इसके एडवर्स इफेक्ट देखिए हमने, ड्राई कफ होता है, हाइपरकेलिमिया होता है, एंजियोएडिमा होता है। ठीक है, हाइपरकेलिमिया क्यों होता है, हमने देखा था अल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, अल्डोस्टेरोन जो है क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। ठीक है ना, रिटेंशन करता है, और पोटेशियम का और H+ का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है।
एक्सक्रीशन करता है। अगर हम अब हमने क्या किया, अल्डोस्टेरोन को तो हम काम नहीं करने दे रहे, नहीं अल्डोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा फिर अब सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा क्या, नहीं, उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, और K+H+ का क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। इसलिए हाइपरकेलिया इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, अब इसके इंडिकेशन देखते हैं, मतलब इंडिकेशन हम कहाँ कहाँ देंगे। देखिए हाइपरटेंशन नहीं देंगे, यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, वर्क हार्ट के ऊपर का काम कम करना है। देख क्रॉनिक CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देंगे, यानी अगर हमारा हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है तो हमने चाहते कि भाई हमारे हार्ट के ऊपर और ज़्यादा काम आए, यानी और ज़्यादा ब्लड आए या वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, हम नहीं चाहते, हम तो इसलिए क्या करते हैं, CHF देते हैं। पोस्ट एम आई में क्यों देते हैं, हमको क्या करना है, जो हमारी वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग है हमको उसको रोकना है, इसकी वजह से हम इसको देते हैं। देन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक प्रोटीन यूरिया नेफ्रोपैथी, यानी ये क्या करेगा, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक का जो नेफ्रोपैथी है तो उसमें जो रिस्क होता है वो उसको कम कर देता है। और कम कैसे करता है, जो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर है उसको कम करके करता है। ठीक है, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, यानी यही जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है वो रोक देता है। वो रोकता कैसे, अल्डोस्टेरोन को सीक्रेट नहीं होने देता है। ठीक है, देन ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं कि यानी किस ड्रग के साथ दिए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर हमने पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरकेलिमा, यानी ऑलरेडी वो भी क्या कर रहा था, रिटेन कर रहा था K+H+। अगर हमने इनालाप्रिल दिया, कैप्टोप्रिल दिया तो क्या करेंगे, K+ और H+ को ऑलरेडी रिटेन करेंगे। ऊपर से अगर हमने और पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स दे दिया हो तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हाइपरकेलियमा का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसलिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के साथ नहीं देते। देन NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मे रिड्यूस एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट एंड इंक्रीज रीनल डिसफंक्शन रिस्क, यानी वो क्या करेंगे, अगर हमने किसी जैसे कि पैरासीटामोल के साथ दे दिया हमने, या एस्पिरिन के हाँ पैरासीटामोल के इसके साथ दे दिया तो उसके साथ क्या हो सकता, एक तो ये जो इनालाप्रिल वो है उनकी एंटी हाइपरटेंसिव जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएंगी और रीनल डिसफंक्शन का रिस्क जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, देन लिथियम क्या है, लिथियम के साथ हम ये कभी नहीं देंगे। AC इनिबिटर्स क्या करता है, लिथियम का जो क्लियरेंस होता है उसको कम कर देता है। अब अगर लिथियम का क्लियरेंस ही नहीं होगा, यानी लिथियम जो है एक्सक्रीट ही नहीं होगा, तो लिथियम की क्या हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। इसलिए हम जो है लिथियम के साथ इसको कभी नहीं देते, या लिथियम इसके साथ हम कभी नहीं देते। ओके, लूप और थायजाइड डाययूरेटिक में इनहांस द फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, यानी अगर हमने इसको लूप डाययूरेटिक्स या थायजाइड के साथ दिया तो अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ था और अचानक से खड़ा हो गया तो उसमें क्या हो सकता है, उसको हाइपोटेंशन हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये लूप और थायजाइड डाययूरेटिक्स के साथ देने से क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है फर्स्ट डोज के साथ। ओके, देन अब हमने इसके ड्रग इंटरेक्शन भी देख लिए, एक लास्ट पॉइंट बचता है, यस एक और बचा है, अदर RAS इनिबिटर के साथ देंगे तो क्या होगा, रिस्क ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी हाइपरकेलेमिया और रीनल डिसफंक्शन के चांस होंगे। जैसे कि अगर हमने इसको ARBs के साथ दे दिया, ARBs और रेनिन इनिबिटर, यानी हमने जो इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने जो 4 टाइप के पढ़े थे, एक था बीटा ब्लॉकर, एक था हमारा रेनिन इनिबिटर, दूसरा EC इनिबिटर, चौथा जो था हमारा ARBS, यानी जो अल्डोस्टेरोन के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, एक अल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो अगर हमने उनके साथ दे दिया तो एडवर्स इफेक्ट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, यानी हाइपरकेलेमिया और रीनल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, यानी हमको किस में नहीं देना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले तो अब देखिए जो जिसको पहले से हिस्ट्री ऑफ एंजियोएडिमा है तो हम AC इनिबिटर तो बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसको मतलब हिस्ट्री ऑफ एंजियोएडिमा विथ AC इनिबिटर, यानी उसको क्या है, AC इनिबिटर के साथ मतलब पहले अगर उसने जैसे सपोज करिए कुछ महीने पहले उसने AC इनिबिटर ली थी, उसके वजह से उसका एंजियोएडिमा हो गया था। अब अगर वो हमारे पास कुछ हाइपरटेंशन के वो डिसीज़ लेकर आया तो हम उसको AC इनिबिटर देंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको ऑलरेडी एंजियोएडिमा की हिस्ट्री थी, इसलिए हम उसको देंगे क्या, नहीं। यानी किसी को ऑलरेडी उससे एलर्जी है या उससे प्रॉब्लम है तो हम और क्यों वो देंगे, उसकी जगह हम सार्टन्स वो देंगे। ठीक है, देन प्रेगनेंसी में नहीं देना है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में भी ये सेफ नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और सिंगल किडनी, यानी इसमें भी जो है अगर किसी की सपोज करिए किसी के किडनी जैसे किडनी काम नहीं कर रही है, किसी को बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो हम उसमें देंगे क्या, नहीं देंगे। देन हाइपरकेलेमिया में देंगे क्या, नहीं, क्योंकि AC इनिबिटर्स क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पोटेशियम को रिटेन कर रहे हैं, तो ऊपर से हम और अगर किसी को हाइपरकेलेमिया है तो हम उसमें हाइपरकेलेमिया में AC इनिबिटर्स देंगे क्या, नहीं देंगे। देन कॉमनली यूज्ड AC इनिबिटर्स देख लेते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल और रेमिप्रिल।
कैप्टोप्रिल क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसलिए इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इनालाप्रिल प्रोड्रग होता है, लॉन्गर हाफ लाइफ है, प्रोड्रग है और लॉन्गर हाफ लाइफ पीरियड है। ओके, रैमीप्रिल, लिसोनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल प्रेफर फॉर क्रॉनिक कंडीशन, यानी अगर किसी को क्रॉनिक हार्ट कंडीशन हो रही तो उसमें हम प्रीफर करते हैं रैमीप्रिल, लिसोनोप्रिल। ठीक है, इनालाप्रिल क्या है, प्रोड्रग है, लॉन्गर हाफ लाइफ पीरियड है। कैप्टोप्रिल क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है और यूज़ फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, ये था हमारा एलक्यू, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमको बस एक बार अच्छे से रिवाइज करना था, एक बार देखना था। एक बार हम अच्छे से देख लेते कि भाई हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहले था एसी इनिबिटर। एसी इनिबिटर हम कार्डियोवैस्कुलर और रीनल डिसीज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि वो इनिबिट करता है एसी इनिबिटर्स, इनिबिशन ऑफ एसी एंजाइम, यानी एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसको इनिबिट करता है। उसको इनिबिट करने की वजह से अगर एंजियोटेंसिन 1 जो है 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, 2 का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो 2 का लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने ब्रेडिकाइनिन का इफेक्ट देखा। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, वो भी एक वेसोडाइलेटर है और उसके एक्यूमुलेशन की वजह से, और एसी इनिबिटर क्या करता है, इसके ब्रेकडाउन को रोक देता है, उसके वजह से कफ और एंजियोइडिमा होता है। ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस यानी आफ्टर लोड कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, देन थेरापेटिक यूज़ में हमको पता है कि हम हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, हार्ट फेलियर में यूज़ करेंगे, पोस्ट एमआई क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमको वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग और उसकी मोटिलिटी कम करना है। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग कैसे कम होगी कि अगर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो उसकी वजह से पोस्ट एमआई मतलब वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग नहीं होगी। ओके, देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी क्या करेंगे, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम कर देगा। देन इस उसकी एडवर्स इफेक्ट देखिए हमने, ड्राई कफ, हाइपरकेलेमिया और एंजियोइडिमा होते हैं। ठीक है, इंडिकेशन किस किस में देना है, हाइपरटेंशन में देना है, सीएचएफ में देना है, पोस्ट एमआई में देना है, डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक प्रोटीनयूरिक नेफ्रोपैथी में देना है। क्यों, क्योंकि ये इसका रिस्क जो है कम कर देता है। और रिस्क कैसे कम करता है, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम कर। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में भी हम दे सकते हैं ताकि उसकी रिमॉडलिंग ना हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग ना हो। ठीक है, फिर ड्रग इंट्रैक्शन, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स के साथ नहीं देना है। एनएसआई मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ भी नहीं देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम कर देगा और रीनल डिसफंक्शन का इंक्रीज बढ़ा देगा। देन लिथियम के साथ भी नहीं देना है। क्यों, क्योंकि लिथियम की क्लियरेंस के क्या कर देता है, कम कर देता है एसी इनिबिटर, जिसकी वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। देन लोप और थायराइड डायरेटिक्स के साथ भी नहीं देना है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेंशन का इंक्रीज बढ़ जाएगा फर्स्ट डोज के साथ। ठीक है, देन अदर आरएएस इनिबिटर्स के साथ भी हमको नहीं देना है। क्यों, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमको जिसको ऑलरेडी एसी इनिबिटर के साथ एंजियोइडिमा हो चुका था हम उसको नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करेंगे, सार्टन्स को देंगे प्रेगनेंसी में, यानी अगर किसी को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है बाइलेटरल इन दोनों किडनी में या सिंगल किडनी में, तब भी हमको ये नहीं देना है। हाइपरकेलेमिया में भी नहीं देना है। ठीक है, कॉमनली यूज एसी इनिबिटर्स, कैप्टोप्रिल जो शॉर्ट एक्टिंग होता है और ये क्या होता है, एक्टिव ड्रग होता है, एक्टिव होता है। बाकी सब क्या होंगे, लिसोनोप्रिल और कैप्टोप्रिल ही क्या है, एक्टिव ड्रग है, बाकी सब क्या है, प्रोड्रग्स है। तो ये हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। इनालाप्रिल प्रोड्रग है, लॉन्गर हाफ लाइफ पीरियड है, और रैमीप्रिल, लिसोनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल और प्रीफर्ड फॉर क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझा होगा। सो थैंक यू।